ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। आप सभी लोगों ने अभी दो न्यूज़ मेनली अभी चल रही हैं आरबीआई से रिलेटेड, और ये है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको समझने के लिए आपको 4-5 पॉइंट समझने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड, इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट, who decides interest rate, what is the impact of increase or decrease in interest rate. देन एक टॉपिक जो इंटरेस्ट रेट से ही बहुत क्लोजली लिंक्ड है वो है आपका इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज गुड और बैड फॉर इकोनॉमी, एंड व्हाट इज इंडियाज केस? And third, you also have to understand about RBI. Okay, again I am asking कि वॉइस क्वालिटी वगैरह ठीक है ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है? Yes sir, no problem. ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड अगर आप सभी लोगों को कोई और पॉइंट भी ऐड कराना है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, किसी भी देश में इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होते हैं, इन्फ्लेशन, आरबीआई से रिलेटेड कुछ अगर आप और सुनना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं अभी ऐड कर दूंगा एंड देन फिर मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। ओके, नहीं सुनना चाहते, ठीक है। Now, first of all, we have to understand that what is monetary policy. What is monetary policy? देखिए, किसी भी कंट्री की दो मेन पॉलिसी होती है, किसी भी कंट्री की। एक पॉलिसी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। दूसरी आपकी पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, विच इज रिलेटेड टू बजट, बजट ऑफ अ कंट्री। बजट में क्या होता है? सिंपली गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, रिसीट, और गवर्नमेंट उस पैसे को एलोकेट करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो बजटरी पॉलिसी कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स। पैसा आया सरकार के पास और पैसे को खर्च किया, इसी के मैनेज करने की पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। नाउ अगेन डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। सरकार के पास पैसा आता है, उसमें बहुत सारे सोर्स होते हैं। सरकार आपसे टैक्स लेती है, सरकार को प्रॉफिट मिलता है, सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, और भी बहुत सारे सरकार के पास सोर्सेज। सरकार के पास पैसा मिलता है और सरकार उसी पैसे को एलोकेट करती है, एक्सपेंडिचर करती है। आपको सरकार डिफेंस देती है, सिक्योरिटी देती है, आपको सरकार सर्विसेज देती है, आपको सरकार पब्लिक गुड्स देती है, रोड देती है, पार्क देती है, तो उसी के लिए। नाउ यहाँ पे अभी गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट बैठी हुई है जो इस सारे बजट, कहां से कितना टैक्स लेना है, कहां पे खर्च करना है, उसकी डिसीजन को लेती है। और इस गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं, पीपल।
तो लोग एक सरकार को चुनते हैं जो उनके लिए डिसीजन लेती है। पहले यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, वो डिसीजन लेती थी कि कितने लोगों से टैक्स लेना है, कहां से इनकम जनरेट करनी है, कैसे पैसा खर्च करना है। कोई सरकार बोल रही है मनरेगा देंगे, कोई सरकार बोल रही है पीएम किसान के द्वारा आपके खाते में 2000 रुपए डिपॉजिट कराएंगे, कोई गवर्नमेंट बोल रही है आपको पीडीएस देंगे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये हो गई आपकी फिस्कल पॉलिसी। अगेन डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी कंट्री की दो मेन पॉलिसी यही है, फिस्कल पॉलिसी एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये है आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसको समझने के लिए आपको एनसी यहाँ पे पूरा कितने बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, आपको अच्छे से समझना है। और आपके बहुत सारे जो इंडियन इकोनॉमी को लेके कैसे फंक्शन करती है, बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगले 10-15 मिनट तक इसको समझने की कोशिश करना है, एंड कोई डाउट होगा तो फिर उससे हम डील करेंगे। Okay, so now suppose this is India. सर्कल ही बना देता हूं मैं आसानी के लिए, आसान रहेगा। Now this is India. Now इंडिया में अगर आप देख रहे हो एक सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अभी यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में और आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, सो दैट आप समझ पाए कि इसका क्रक्स क्या है। ज्यादा हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, व्हाट इज मनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द नीड ऑफ मनी, व्हाट इज डुअल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, उस तरीके के इको वाले कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ समझना है, बड़ा कॉमन सेंस है कि ये है क्या, सो दैट हम इसको अप्लाइड कर सके और इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सके। सी पूरे देश में अभी एक मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जम्मू एंड कश्मीर है, कन्याकुमारी है, या ये दिल्ली है, तो दिल्ली में ही सर्कुलेशन हो रहा है, लोग आपस में एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से कश्मीर में पेमेंट हो रही है, कश्मीर से गुजरात में हो रही है, तो पूरे देश में एक सर्कुलेशन हो रहा है। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कितना करेंसी का सर्कुलेशन हो रहा है, हाउ मच, एंड हु डिसाइड्स, डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है आरबीआई। अभी आएंगे इस सारे एस्पेक्ट पे भी। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि लेट्स से हमारे देश में अभी करेंसी सर्कुलेट हो रही है। अब आप पूछेंगे सर कितनी हो रही है, तो मैं आपको जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका एक थोड़ा सा एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ की मनी सर्कुलेशन में थी पूरे देश में। नाउ अब आइडिया ये है कि हमारे देश के हिसाब से कितना मनी सर्कुलेशन में होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना होना चाहिए। और हमारे देश के हिसाब से होना चाहिए, लेट्स से आरबीआई सपोज करता है कि हमारे देश के हिसाब से 16 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में होना चाहिए। बट सपोज सर्कुलेशन में करेंसी बढ़ के 20 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, तो क्या होगा, क्या उसके इंपैक्ट होंगे? या हमारे देश में जो करेंसी है वो सर्कुलेट चाहिए हमें 16, बट वो सर्कुलेट सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, तो क्या होगा, उसके क्या इंपैक्ट होंगे? और आरबीआई सिचुएशन में क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? अभी 5 मिनट और पेशेंस रखना, ये फिर आपको समझ में आ जाएगा अभी अगर कोई कंफ्यूजन हो भी रहा हो तो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? अगर करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया तो आरबीआई क्या करेगा, अगर करेंसी सर्कुलेशन डिक्रीज हो गया तो क्या करेगा? सी आरबीआई का एक मैंडेट है, आरबीआई एक सर्टेन लेवल कैश को मेंटेन करना चाहता है हमारी इकोनॉमी में, कि इतना लेवल का कैश मेंटेन होना चाहिए। अगर उस लेवल से कैश सर्कुलेशन ऊपर जाता है तो आरबीआई उसको कम करने की कोशिश करेगा, कैश सर्कुलेशन को इस लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। और अगर कैश सर्कुलेशन कम होता है
तो आरबीआई उस कैश सर्कुलेशन को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। इसी एक सर्टेन लेवल के कैश सर्कुलेशन को मेंटेन करने की पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आरबीआई एक सर्टेन लेवल कैश को मेंटेन करना चाहता है। नाउ अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो सर्टेन लेवल क्या है? ये सर्टेन लेवल क्या है? इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। अब यू विल से कि सर के आरबीआई हमें बताता नहीं बताता, ये बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक कि इट्स लाइक कि आप, क्या मैं बताऊं आपको, हाँ, आप अपनी कार में कितना फ्यूल मेंटेन करना चाहते हो एग्जैक्ट, तो यू कैन नॉट टेल मी ना कि सर मैं अपनी कार में हमेशा 5 लीटर 5.326 इतने लीटर में मेंटेन करना चाहता हूं, तो वो डायनेमिक है बहुत। जिस दिन आपकी ज्यादा जा रहे हो, किस दिन कम जा रहे हो, कभी आप कहीं और जा रहे हो, तो वो डायनेमिक है, आरबीआई बताता नहीं है। बट यस, आरबीआई एक सर्टेन लेवल के कैश को मेंटेन करना चाहता है, और अगर कैश सर्कुलेशन उससे ऊपर जाता है आरबीआई कम करने की कोशिश करेगा, और कैश सर्कुलेशन अगर नीचे जाता है आरबीआई उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। आरबीआई की इस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, वर्क कैसे करती है, अभी डिस्कस करेंगे, और भी इसके कई एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। बट अभी आपके माइंड में ये तो क्लियरिटी आई होगी कि हमारे देश में जो भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप सभी लोगों ने टेस्ट में स्मार्ट में सैलरी दी, फीस दी, स्मार्ट ने मुझे दी, मैंने ग्रेटर नोएडा में खर्च कर दी, ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने कहीं और खर्च कर दी, तो पूरे एनसीआर में कैश का सर्कुलेशन हो रहा है। नोएडा से पेमेंट बॉम्बे जा रही है, बॉम्बे से दिल्ली आ रही है। इसी तरीके से हर एक मूवमेंट में लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे देश के बीच में, और सारी अगर आप ट्रांजेक्शन को एडअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में कितना सर्कुलेशन हो रहा है। हम उस सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई एक सर्टेन लेवल का सर्कुलेशन चाहता है कि जो सर्कुलेशन है वो इतना रहना चाहिए। अगर इससे वो बढ़ता है, यहाँ पे जाता है, तो आरबीआई उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर वो कम होता है तो आरबीआई उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस आरबीआई के एक्ट को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नाउ अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर आप ये बताइए कि अभी 5 मिनट और उसके बाद मैं एक बार आपसे बात करूंगा, आपके डाउट लूंगा। नाउ सर कैसे कंट्रोल करते हैं? जस्ट मैंने बोला अभी बताऊंगा, जस्ट 5 मिनट का वेट कीजिए। ओके, सो नाउ यू विल से कि आरबीआई डिसाइड कैसे करता है। आप बोलोगे कि सर 1 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में क्यों ना हो, 16 ही क्यों? तो आरबीआई डिसाइड करता है, किस बेसिस पे करता है, एन नंबर ऑफ बेसिस है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ आरबीआई डिसीजन? एन नंबर है सर, गिन नहीं सकते, बट फिर भी मेन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आरबीआई ये देखेगा आपकी जीडीपी कितनी है। अब हमारे देश के हिसाब से तो 16 लाख करोड़ रुपए है, बट क्या पाकिस्तान के हिसाब से 16 लाख करोड़ रुपए होगा? शायद बहुत ज्यादा हो, और अमेरिका के हिसाब से बहुत कम हो। तो आप एक फैक्टर देखते हैं कि आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है। देन यू विल ऑल्सो से कि आपके देश में बैंकिंग पेनिट्रेशन कितना है, बैंकिंग पेनिट्रेशन कितना है, मतलब बैंकिंग पेनिट्रेशन, बैंकिंग हैबिट्स कितने लोग बैंकों से ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि जिस देश में जितनी ज्यादा बैंकिंग एक्टिविटी होंगी उतना कैश में पैसा कम लगेगा, तो कैश सर्कुलेशन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। तो आपको ये भी देखना है आपकी जीडीपी कितनी है, आपको अपने देश का बैंकिंग नेटवर्क भी देखना है, आपको ये भी देखना है आपके देश में डिजिटलाइजेशन कितना है। और आपको ये भी देखना है आपके देश का फॉर्मल सेक्टर कितना है। फॉर्मल सेक्टर, एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। जिन लोगों को समझ में ना आए, फॉर्मल सेक्टर हल्दीराम, हल्दीराम में जाके आपने टिक्की खाई, फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर एक
नॉर्मल आप किसी भी स्ट्रीट फूड अगर आप किसी ठेले वाले से ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, इनफॉर्मल कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपके देश में कितना कैश होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। बैंकिंग पेनिट्रेशन कितना है, डिजिटलाइजेशन कितना है, फॉर्मल इकोनॉमी कितनी है, एग्रीकल्चर बेस्ड कितना है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इन सभी के बेसिस पे आरबीआई सोचता है, डिसाइड करता है कि हमारे देश में कैश सर्कुलेशन 16 होना चाहिए, 17 होना चाहिए, कितना भी होना चाहिए, और आरबीआई उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर ये इंक्रीज होगा तो आरबीआई इसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर ये कम होगा तो आरबीआई इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरबीआई कैसे डिसाइड करता है, किस बेसिस पे डिसाइड करता है। नाउ तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आरबीआई करता कैसे है, हाउ, कैश फ्लो को इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कैसे करता है, क्या आरबीआई लोगों के पैसों बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देता है, ये कैसे होता है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 मिनट का टाइम है, यू में आस्क, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो यू में आस्क। So banking penetration versus digitalization, how मैम बैंकिंग how is it? पेनिट्रेशन लाइक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, टेलीकॉम पेनिट्रेशन, कितना लोगों को एक्सेस है बैंकिंग फैसिलिटी। हायर एजुकेशन पेनिट्रेशन, हमारे देश में हायर एजुकेशन पेनिट्रेशन सिर्फ 25% है, जितने टोटल स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में से 25% है, यूएस वगैरह में 70-80%। ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। और डिजिटलाइजेशन एज इन गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल, मतलब डिजिटल मीडियम का कितना कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये सारा डिजिटलाइजेशन ही है, सिर्फ ये नहीं है, बहुत वाइडर डिफाइनेशन है, बट इसमें आपके वॉलेट्स भी आते हैं, यूपीआई भी आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आती है, डिवाइस भी आते हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन कितना है। ये if you have Google Pay but in Bihar और छत्तीसगढ़ you do not have mobile sets और internet connectivity तो नहीं है, तो digitalization एक broader concept है, but yes payment gateways are part of this. Okay, so किसी को कोई भी अभी तक डाउट? तो पांचवा पॉइंट क्या था, फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल के बाद एग्रीकल्चर। होता क्या है किसी भी देश में अगर इनफॉर्मल, सी आप सभी लोग जितने भी सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि इंडिया में 90% 80% जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी बिजनेसेस होते हैं वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि वहां पे रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं होते, लेबर लॉज फॉलो नहीं होते, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते, प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, जब भी आप ठेली पे गोलगप्पे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, वो इनफॉर्मल है, उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, कोई टिन नंबर नहीं है, वो क्वालिटी दे रहा है, उसको एश्योर करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप हल्दीराम पे खा रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर है। जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगराइजेशन। एंड आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, देन एग्रीकल्चर, यस, एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी भी इकोनॉमी है, आप सभी लोगों का अगर कोई रिलेटिव होगा जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपको पता चलेगा कि उनके ज्यादातर जो भी अगर शादी करनी है तो सारा खर्चा वो कैश में करेंगे। 10 लाख की ज्वेलरी लेनी है वो कैश लेके आ जाते हैं। लेकिन जो लोग फॉर्मल सेक्टर में अर्बनाइज लोग हैं वो शायद अकाउंट में लेके चलेंगे। अकाउंट में लेके चलेंगे तो कैश सर्कुलेशन कम हो जाएगा, डिजिटल कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। ओके ओके सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी सर्कुलेशन आरबीआई देखती है। उस पे एक इफेक्ट है, वो एडवांस में है। पहले मैं आप एक बेसिक फाउंडेशन बना दूं, फिर आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई। ओके इज इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन। ओके, यस सर। सो कोई डाउट अभी तक नहीं है? ठीक है, आगे चलिए। अब इसको देख लेना कि इससे पहले का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखना कि अगर
नहीं, what is the problem in increase or decrease in money supply? क्या आवाज बहुत कट रही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक करेगा। देखिए, आपके पास अभी जितनी भी मनी है या जितना भी कैश है, वो आपको परचेजिंग पावर देता है, परचेजिंग पावर देता है। और यहां पे परचेजिंग पावर सिर्फ मनी या कैश ही नहीं देता है, बहुत सारी चीजें आपको परचेजिंग पावर देती है, बहुत सारी चीजें आपको परचेजिंग पावर देती है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश में ही होती हैं, इसलिए मैं कैश को ही मान रहा हूँ। बट बहुत सारी चीजें जो आपको परचेजिंग पावर देती है, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स। अगर आपके पास कैश नहीं है बट अगर आपके पास एसेट्स है, आपके पास अगर एक मोबाइल फोन भी है, वो भी एक परचेजिंग पावर दे रहा है। आपके पास एक वॉच है, वो भी परचेजिंग पावर है। आपको कहीं पे खाना नहीं मिल रहा है, कैश नहीं है, बट आप एक होटल वाले को अपना वॉच दे देंगे तो वो आपको कुछ दे ही देगा। तो बट क्योंकि हम ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान रहा हूं कि अभी हमारी 100% परचेजिंग पावर कैश से आती है। नाउ परचेजिंग पावर डिसाइड करती है कि हमारी डिमांड कितनी होगी। अब होता क्या है कि जब भी आपकी किसी भी इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। अब जब भी लोगों की डिमांड बढ़ती है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट, यस पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं डिमांड के बढ़ने के। सी नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट अभी डिमांड को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप उठा रही है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो डिमांड के बढ़ने के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। डिमांड बढ़नी चाहिए। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है? अगर डिमांड बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल सीपी में ज्यादा लोग अगर यहाँ पे आते हैं, ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, ज्यादा लोग कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं, ज्यादा लोग यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? गुड्स की एंड सर्विस की, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, ये तो पॉजिटिव है, बढ़नी चाहिए। जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी गुड्स और सर्विसेज की, तो हमारे देश में जॉब्स बढ़ेंगे। अगर हमारे देश में ज्यादा लोग कार परचेज करेंगे, ज्यादा कारें प्रोड्यूस होंगी, ज्यादा फोन प्रोड्यूस होंगी, तो बनाने के लिए मैन पावर भी तो ज्यादा चाहिए, तो जॉब्स बढ़ेंगे। अब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो यस लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी और हमारे देश से पॉवर्टी कम, और हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पीसी। तो ये तो सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं डिमांड के बढ़ने के। तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं बोल रहे, बट डिमांड के क्या बोल रहे हैं अभी बताऊंगा मैं। डिमांड के बढ़ने के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी। जब भी डिमांड बढ़ती है, किसी चीज की एकदम से मांग बढ़ती है, एकदम से स्लोली भी, तो उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी। और पहला नेगेटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाती है सर, महंगाई हो जाती है। और इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर होता है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। इवन ये भी बोला जाता है कि इन्फ्लेशन इज अ टैक्स ऑन फूड, तो पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। या नहीं, आवाज बहुत कट रही है आपकी। तो आवाज, हाँ सर, बहुत डिस्टर्ब कर रही है सर। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, इसके बाद से सी वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है या कोई एडिशनल साउंड आ रही है? या दोनों कटक के आ रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। ब्रेक हो रही है, अटक रही है सर। आपकी आवाज
सी पता चल गया, मेरा फोन बाहर है, दूसरे रूम में हूँ मैं, तो आई गेस उससे है। आई होप अभी वॉइस ठीक होगी। Yes, sir. यस सर, अभी ठीक है सर। ठीक है, बेटर है ना? Yes, sir. अभी पूरा क्लियर है सर। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट की क्योंकि जितनी भी पॉलिसी है ना, उनको फिर समझने में आपकी कमांड बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो जैसा मैंने आपसे बोला कि डिमांड का बढ़ना बहुत अच्छा है, बट जैसे ही डिमांड बढ़ती है उसके कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नेगेटिव है इन्फ्लेशन से महंगाई हो जाती है। और महंगाई का असर किस पे होता है? पुअर पे। पुअर पे कैसे असर होता है? गरीबों पे सबसे ज्यादा महंगाई का असर होता है। होता क्या है, देखिए हमारे देश में सबसे पहले आप पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करोगे? अगेन आर्ग्यू इस पे मत करना, बड़े सिंपल टर्म में मैं समझा रहा हूँ। अभी हमारी पॉवर्टी लाइन है, उसका मतलब सिर्फ यही है, आप रफली मान के चलो, रफली बता रहा हूँ, ऑल्दो इससे कम है। अगर कोई व्यक्ति 1500 रुपए अगर कोई व्यक्ति, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है और ये है 1500 पर मंथ पर पर्सन। कोई व्यक्ति 1500 रुपए पर मंथ से अगर ज्यादा अर्न कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। कोई व्यक्ति, ये हमारी टेक्निकल डिफाइनेशन है, यस 1500 रुपए पर मंथ, 50 रुपी डेली, 50 रुपी डेली। तो कोई भी व्यक्ति अगर 1500 रुपए पर महीने से कम कमा रहा है तो वो पुअर है। और हमारे देश में ऐसे ही रफली 20 करोड़ लोग, 20 करोड़, बहुत ऑप्टिमिस्ट डेटा दे रहा हूं, और भी नेगेटिव डेटा है। और लगभग अगले 30 करोड़ लोग लगभग इस पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल क्लोज ही है, कि वो 50 रुपए ना कमा के 55-60 रुपए कमा रहे। अब होता क्या है, ये जो हमने 50 रुपी डे का हम डेटा लेके आए हैं, ये हमने निकाला है कि उसको इतनी कैलोरी वाला वो फूड परचेज कर सके। मतलब 50 रुपए अगर वो खर्च करेगा तो उसको एक बेसिक कैलोरी वाला फूड मिल जाएगा, जिससे वो अपना पेट भर सके, थोड़े विटामिन की पूरी हो जाए, दैट्स इट। ये अभी हमारा एक बेसिक पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का एक तरीका। नाउ अब आप इमेजिन कीजिए, हमारे देश में लगभग 20 करोड़ ये, 30 करोड़ ये, 50-60 करोड़ लोग बेयरली 50-60-70 रुपए पर डे पे गुजारा करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी इन्फ्लेशन हुई, फॉर एग्जांपल राइस के रेट पहले 30 थे, 30 से बढ़ के अब वो 40 हो गए, 10% इंक्रीज हो गया, 10% नहीं सॉरी 10 रुपए इंक्रीज, 10 रुपए इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे क्या, उस गरीब व्यक्ति की डेली की इनकम अभी भी 50 रुपीज ही है। तो पहले वो 30 रुपए पर किलो के हिसाब से लेट्स से 1.7 kg राइस लेके आ जाता था और उसका एक दिन का खर्चा चल जाता था। अब राइस हो गया 40 रुपी पर केजी, उसकी इनकम अभी भी 50 रुपए है, तो अब उसको कितना खाना मिलेगा? 1.2-3 kg। तो जब भी हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक गरीब व्यक्ति की थाली में से खाना कम हो जाता है। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि गरीब लोगों की इनकम उतनी रहती है, इनकम नहीं बढ़ती है, और उनका खर्चा बढ़ जाता है। और उनका जो खर्चा है वो टोटली फूड पे ही है, क्योंकि 50 रुपए वो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा, उसको बेसिक फूड ही मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, आज तो हम पहले जो हम फूड में गिनते थे सिर्फ कैलोरी को ऐड करते थे, कैलोरी, दैट्स इट। अब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, बाद में ऐड किया, कैलोरी मिल रही है लेकिन प्रोटीन डिफिशियंसी है, तो क्या होगा? अब हम उसमें वाइटामिन भी ऐड कर रहे हैं फर्दर। पहले तो सिर्फ कैलोरी जोड़ते थे कि आपको इतनी कैलोरी वाला खाना मिल जाए, अब यह है कि थोड़ा, क्योंकि प्रोटीन खरीदोगे तो
वो पॉवर्टी लाइन 50 नहीं रहेगी, उसके पैसे बढ़ जाएंगे। विटामिन मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? विटामिन लाइफ से नहीं मिलेगा, आपको फ्रूट वेजिटेबल कुछ खाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब एक और चीज है, इन्फ्लेशन का असर पुअर पे ही क्यों पड़ता है, इसको, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, कहीं किताब में नहीं मिलेगा। होता क्या है, जितने भी रिच लोग होते हैं उनके पास एसेट्स होती है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है उनके एक्सपेंडिचर तो बढ़ते हैं, लेकिन उनके एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और उनके पास 20 करोड़ की एसेट है, उनके पास सीपी में कुछ कॉमर्शियल शॉप है, कुछ फ्लैट्स पड़े हैं, कुछ लैंड है। तो अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ी, उनके खर्चे 10% बढ़ गए, तो उनकी एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो उनके पास एसेट है जो एक काउंटर है इन्फ्लेशन का। अगर आपकी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू भी इन्फ्लेट हो रही है। लेकिन पुअर लोगों के पास कोई एसेट्स ही नहीं है, उनके पास कोई एसेट्स ही नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, ना उनके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, ना उनकी इनकम बढ़ती है, इतनी थोड़ी बहुत बढ़ती होगी, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है गरीब लोगों। इसलिए आप देखिए, तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं, देखिए कि डिमांड बढ़ेगी तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक आइडियल पॉलिसी वो हो जिससे डिमांड तो बढ़े। देखिए, हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़े भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम। तो हमें एक बैलेंस बनाना होता है, ऐसी डिमांड हो जो पॉजिटिव हो, तो ज्यादा से ज्यादा लेके आए, बट इन्फ्लेशन को कम से कम करे। तो हमें इतनी डिमांड जनरेट करनी है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए, जॉब जनरेट करे, टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, बट कम से कम इन्फ्लेशन बढ़ाए। अगर हम डिमांड बढ़ाने के चक्कर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझना, आपके पास 24 आवर है, आपको वर्क करना है और रेस्ट करना है। अब कोई बोले कि सर मैं 21 घंटे वर्क करूंगा, मुझे अंबानी बनना है, तो सर ये लंबे समय के लिए सस्टेनेबल नहीं है। 2 महीने बाद एम्स में एडमिट हो जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे, ऊपर तो नहीं पहुंचोगे लेकिन ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे। यू हैव टू मेक अ बैलेंस कि आपको 15 घंटे काम करना है, रेस्ट भी करना है। अगर सिर्फ रेस्ट ही करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, काम ही करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, एक बैलेंस बनाना है। तो यहाँ पे भी आपको डिमांड अगर बढ़ाने के लिए कैश पूरा पंप कर दोगे, कुछ नहीं होगा। और अगर आप एग्जाम्पल दोबारा समझ में आएगा, तो अगर आप डिमांड को बहुत कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगी, जॉब्स ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको इतनी डिमांड रखनी है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे और कम से कम इन्फ्लेशन। अब डिमांड कैसे रेगुलेट होगी? परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर कैसे रेगुलेट होगी? कैश से। तो आपको इकोनॉमी में इतना कैश छोड़ना है जो प्रोडक्शन को तो ज्यादा से ज्यादा करे, लेकिन इन्फ्लेशन को कम से कम करे। अब आपको एक पता कैसे चलेगा कि कितना कैश होना चाहिए? ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन से। अगर आपकी इकोनॉमी में कैश बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको कैश कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है तो आप कैश को बढ़ाते जाइए, क्योंकि हमें कैश से कोई इशू नहीं है, कैश के नेगेटिव पॉइंट से इशू है, और वो नेगेटिव पॉइंट है इन्फ्लेशन। अब अगर आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए कि सर कैसे कैश बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इसका जस्ट अभी आप एक एग्जांपल देखना, दिल्ली में ही आप देख लीजिए, जो लोग दिल्ली में स्टे कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे, जैसे आपका राजेंद्र नगर का इलाका है, वहां पे नॉर्मली 30-40 हजार स्टूडेंट रहते हैं जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं। अब कोविड हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास महीने में 15-20 हजार आते थे। तो आप देखिए कि 30,000 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई बाय 20,000, इतने 100 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर लोकेशन में खर्च होते थे। अब वो सारे स्टूडेंट चले गए हैं तो उतना कैश भी राजेंद्र नगर में नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा कि दुकानदारों की सेल नहीं हो रही है, रूम पे रेंट नहीं उठ रहे हैं, रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं।
लेकिन अब आप देखेंगे नवंबर में 20-30 हजार स्टूडेंट वापस आ जाएंगे, हर स्टूडेंट 20,000 रुपए महीने के लेके आएगा, तो लगभग अप्रोक्स, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, लेकिन आप मान के चलिए कि 1,000 करोड़ रुपए की महीने का कैश राजेंद्र नगर में आएगा। तो ये 1,000 करोड़ रुपए ऑनर्स के पास जाएगा, रेस्टोरेंट पे जाएगा, जिम में जाएगा, कोचिंग सेंटर पे जाएगा, तो एकदम से आप वहां पे देखोगे कि रेंट, रूम्स के रेंट बढ़ जाएंगे। या ये फिनोमेना आपने दिवाली पे भी देखा होगा, हमारे देश में होता क्या है, दिवाली के बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है, दिवाली होती है, सारे लोग सारा खर्चा तभी करते हैं, तो एकदम से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, और आप देखते हो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, नेगेटिव हो जाता है इन्फ्लेशन। एक और डिमांड कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, नवरात्रि से पहले आप देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के रेट सेम होते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि आएंगे एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, सारे लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं, असर क्या होगा, इन्फ्लेशन। आई होप ये आप छोटी सी बात समझ पाए हो, बस 5 मिनट का इसमें और मुझे समझाना है, 20 से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क। सर कभी कोई ऐसा तरीका नहीं होता क्या जिसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल जैसे आपने दिया फ्रूट्स नवरात्रि एंड ऑल, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें डिमांड बढ़ा हो लेकिन इन्फ्लेशन ना हुआ हो? मैडम इसके, ये देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी प्रोडक्शन है, सप्लाईज है, वो लिमिटेड है, ठीक है, सप्लाईज लिमिटेड है लेकिन डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप कोविड के टाइम में देखिए, जितने हमारे पास मास्क थे, सैनिटाइजर थे, वो लिमिटेड थे, सप्लाई एकदम से 10 टाइम बढ़ गई, तो फिर आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। आपके पास इतनी फैसिलिटी है, ये सप्लाई है, ये डिमांड हो गई, तो ये सप्लाई और डिमांड का रूल है। सप्लाई हर चीज की लिमिटेड है, अगर आप एकदम से बढ़ाएंगे, अगर एकदम से कल को 5,000 स्टूडेंट आ जाते हैं, सब बोलते हैं कि सीपी में मुझे एडमिशन लेना है एमबीए की कोचिंग के लिए, तो सीट्स तो शायद 2,000 ही, तो एकदम से कोचिंग सेंटर फिर अपनी फीस बढ़ा देंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। सर एक बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस, बट मुझे समझना है तो मैं पूछ सकती हूँ? बताइए। सर मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि जैसे मनी हम प्रिंट करते हैं, राइट? ठीक है, आगे मैं समझ गया, बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी आ रहा हूँ, जी मैं भी ये एक्सप्लेनेशन में ही है जी। सो आई गेस आप सभी लोगों को यहाँ पे नहीं है वो ज्यादा, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। सो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है मनी सप्लाई को, कुछ नहीं है, देखिए दिस इज आरबीआई, okay, so this is RBI and this is our banking system and these are customers. इंडियन नहीं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं कस्टमर। ये बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे सारे बैंक हैं, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। अब इंडिया में तो क्या हो रहा है तुझे, एक सेकंड गाइस वेट करना, मुझे चार्जर लगाना है। यस सर। ओके, सो ये बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आपके प्राइवेट बैंक भी है, इसमें पब्लिक बैंक भी है। इंडिया की जो टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें 75% पब्लिक ही है एंड देन फॉरेन। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली बैंक कुछ नहीं है, बैंक एक मीडिएटर है, ये देश के कस्टमर है 130 करोड़ लोग और कुछ फॉरेनर्स भी होंगे। अब 130 करोड़ लोगों की डिमांड अलग अलग होगी, रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। जिन लोगों के पास एक्सिस मनी है, बैंक उनको एक
अपॉर्चुनिटी देता है पैसे डिपॉजिट करने की, या वी कैन से पैसे इन्वेस्ट, इसके बदले में बैंक उन्हें ऑफर करता है इंटरेस्ट। तो जिन लोगों के पास एक्सेस मनी है वो बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, उनके पास और भी एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी बिजनेस, बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बट एक वे है उनके पास बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करना। और बेसिकली जो स्मॉल डिपॉजिटर्स होते हैं जिनके पास थोड़े से रुपए हैं, 5,000 रुपए डिपॉजिट करने, तो उनके लिए तो बैंक की बेस्ट ऑप्शन। नाउ बैंक अब क्या करता है, इन सभी लोगों से इंटरेस्ट इनको पे करता है, यानी कि वी कैन से बैंक इन लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लेता है। अब बैंक इन लोगों को तभी पे कर पाएगा जब बैंक उस पैसे को दे। तो बैंक क्या करता है, लोन पे पैसा प्रोवाइड कराता है। तो जिन लोगों को पैसा चाहिए, क्योंकि इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, अब कुछ लोगों के पास एक्सेस पैसा है वो डिपॉजिट करेंगे, जिन लोगों के पास पैसे की कमी है वो बैंक से पैसा लोन पे लेंगे, और लोन पे वो पैसा लेंगे और बैंक को वो क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। जो कोर बैंकिंग एक्टिविटी है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटी है, वो यही है कि बैंक एक बिचौलिया है, मीडिएटर है, लोगों से ही सस्ते पे पैसा लेता है, लोगों को ही ब्याज पे पैसा देता है। इसलिए आप देखिए बैंक का एडवर्टाइजमेंट ये भी मिलेगा कि मेरे से लोन पे पैसा ले लो, होम लोन लो, कार लोन लो, पर्सनल लोन लो, मैं आपको दूंगा। बैंक एडवर्टाइज भी करता है, और बैंक आपसे ये भी बोलता है कि मेरे पे पैसा डिपॉजिट भी करो, क्योंकि बैंक के पास अपनी मनी तो बहुत कम है, आप ही लोगों से पैसा लेगा कम पे, इतने पे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, अपनी कॉस्ट ऐड करेगा, और इतने पे उस पैसे को हटा देगा, और ये जो बीच का होगा वो उसका अपना गेन होगा। कोर बैंकिंग एक्टिविटी ये है। अब होता क्या है, लेट्स से बैंक ने आपको पैसा दिया 12 पे, हाइपोथेटिकल है, सीरियस नहीं होना है, और बैंक ने आप लोगों को डिपॉजिट पे दे रहा है 8%। ना अब यहाँ पे सी ओके, सो अब होता क्या है कि बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक, और बैंक चलाना इटसेल्फ एक बिजनेस है। एक प्राइवेट कंपनी बैंकिंग बिजनेस में हो सकती है। तो नॉर्मली ये जो बैंक है ये किसके लिए बैंक है, ये बैंक है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए। कोई अगर बैंक, कोई एयरलाइन चला रहा है, जैसे किंगफिशर जी थे, कोई कुछ और काम कर रहा है, तो उनको पैसा लेना है वो बैंक पे जा सकते हैं। बट क्योंकि बैंक इटसेल्फ बैंकिंग काम करना एक बिजनेस है, तो अगर किसी बैंकिंग कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ पे जाती है, वो आरबीआई के पास जाती है। तो बैंकिंग कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो उनको लोन कौन देता है, उनको लोन देता है आरबीआई। इसलिए आरबीआई को बोलते हैं आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंक। आरबीआई बैंकिंग सर्विसेज देता है, किसको देता है, बैंक को देता है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बैंकिंग बिजनेस में भी है। आईसीआईसीआई, अगर टाटा मोटर के पास पैसे की कमी है वो बैंकों के पास जाएगा, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस में है उसको पैसा चाहिए, वो कहाँ पे जाएगी, आरबीआई के पास। तो अगर उसको पैसे की कमी है, आरबीआई लोन देता है, और उसके पास एक्सेस पैसा है, बैंक के पास डिपॉजिट बहुत है, कोई लोन नहीं ले रहा है, एक्सेस पैसा है, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट करा सकता है, आरबीआई के पास। यस, आरबीआई उसे इंटरेस्ट रेट देता है, और आरबीआई जब लोन पे पैसा देता है तो भी उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको समझनी है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, बैंक पैसा ले रहा था 8 पे, डिपॉजिट कर रहा था 12 पे। आरबीआई डिपॉजिट पे पैसा दे रहा है 6% और आपको ऑफर कर रहा है मानिए 10%। अब होता क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि देश में कैश बहुत कम है, और कैश कम है तो परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, जॉब्स नहीं बढ़ रही है। तो आरबीआई को अब डिमांड बढ़ानी है। डिमांड कैसे बढ़ेगी, परचेजिंग पावर को बढ़ा के। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, कैश को बढ़ा। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दी 10 से घटा के, सॉरी आपकी आवाज कट गया था। आरबीआई ने अब इंटरेस्ट रेट कम किया। ये वाली नहीं है, समझ में आई, इससे पहले भी इशू है। यहाँ से आया सर, नहीं समझ आया आवाज सर, कि अब जब आरबीआई को लगता है कि डिमांड बढ़ानी है, तो यानी पावर, परचेसिंग पावर बढ़ाना है, यानी मनी फ्लो बढ़ाना है, मनी कैश, उसके डिमांड बाद अगर बढ़ानी है तो परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी, और परचेजिंग पावर बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना है, कैश बढ़ानी है। अभी समझ में आ जाएगा जी। आरबीआई ने बोला कि इंटरेस्ट रेट हम आपको ऑफर कर रहे हैं 2%। बहुत मैं हाइपोथेटिकल इसको कम करके बता रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए।
अब बैंकों को आरबीआई दे रहा है 2% पे, तो आरबीआई बोल रहे हैं बाकी लोगों से कि ठीक है हम 4% पे देने के लिए तैयार। अब बैंक खुद ही 4% पे लोन टेंडर कर रहा है, तो जिन्होंने डिपॉजिट करा है उनको ऑफर ज्यादा नहीं कर पाएगा, उनको बैंक ऑफर कर रहा है 3%। अब इसका आप देखिए फर्क क्या पड़ेगा, 4% पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ज्यादा लोग लोन पे पैसा लेंगे, डिपॉजिट कोई नहीं कराएगा, एक दो कराएंगे, ज्यादा लोग लोन पे पैसा लेंगे, डिपॉजिट कोई नहीं कराएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और जब लोगों के पास बहुत ज्यादा कैश हो जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड से क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी और इकोनॉमी बढ़ सकती है। अगर आगे उल्टा करना है, लोगों के पास अब बहुत ज्यादा कैश हो गया, इतना कैश हो गया कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आरबीआई ने रिवर्स कर दिया कि अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट 16 पे दूंगा। 16 पे अगर दे रहे हैं तो फिर बैंक बोल रहे हैं कि अब हम लोगों से चार्ज करेंगे लेट्स से 20, और लोगों को डिपॉजिट पे देंगे 18, क्योंकि बैंक को खुद लोग 20 पे ले रहे हैं, 20 पे बैंक लैंड कर रहा है तो बैंक बोल रहा है मैं 18 पे भी ले लूंगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, 20 पे बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग अपनी कार लोन नहीं लेंगे क्योंकि अब ईएमआई बहुत ज्यादा हो रही है, तो लोन लेना कम हो जाएगा, डिपॉजिट कराना ज्यादा हो जाएगा, सारे लोग डिपॉजिट कराएंगे, तो पैसा इकोनॉमी में से सारा निकल के बैंकिंग सिस्टम में चला जाएगा। बैंक के पास भी अब आगे कोई लोन नहीं लेना, बैंक जमा करा देगा आरबीआई। तो आरबीआई मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके और डिक्रीज करके मनी सप्लाई को मेंटेन करते हैं। हमें लगता है हमारे घर में अगर 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं, वो हमारी चॉइस है, वो हमारी चॉइस नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट की चॉइस। अगर कल को आरबीआई आपसे ये बोले कि मैं हर महीने में 100% इंटरेस्ट रेट दूंगा, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आईफोन 12 परचेज करोगे या बैंक में डिपॉजिट कराओगे? डिपॉजिट। यस, कि अगले महीने 2 खरीदोगे, बट आरबीआई फिर बोलेगा नहीं 100% फिर भी दे रहा हूं अगले महीने के लिए, तो सारा पैसा बैंकों में चला जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। और आरबीआई बोले इंटरेस्ट रेट इज 0, जापान में नेगेटिव हो गया, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जापान में कैन यू इमेजिन इंटरेस्ट रेट नेगेटिव? व्हाट इज नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको पैसे डिपॉजिट कराओगे 1 लाख रुपए और इस डिपॉजिट पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको और पे करने हैं, डिपॉजिट कराने की पेनल्टी देनी है। जापान में ऐसा हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई कैसे इसको मेंटेन करता है, और बाकी इसके बारे में जो भी आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो बताइए, फिर अब इस पे आगे हम बात करें। माने अगर उसको डिमांड बढ़ानी है तो बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगा ताकि डिमांड इंक्रीज हो जाए, और अगर उसको डिमांड डिक्रीज करनी है तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगा, राइट? आपको कुछ नहीं करना, अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी कोविड के बाद क्या हुआ है, डिमांड हमारी कम हो गई है या बढ़ गई है कोविड के टाइम पे? सर जैसे इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? सर बहुत लोगों की ये जॉब क्वेश्चन गई है, है तो अभी लोगों ने लोन कॉन्सेप्ट की लिया है। एप्लीकेशन। डिक्रीज। डिक्रीज अभी सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अब कोविड के बाद इस टाइम पे पिछले 5-6 महीने में हमारे देश में जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई? डिक्रीज। डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज हुई है। अब डिमांड क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है। परचेजिंग पावर कम किस लिए है? क्योंकि लोगों के पास क्या कम है? पैसे। कैश। पैसा। कैश कैश कम है। ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये रहा, डिमांड कम है, और डिमांड कम इसलिए है क्योंकि डिमांड कम है, और डिमांड कम इसलिए है क्योंकि परचेजिंग पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि कैश नहीं। अब आरबीआई को अगर कैश बढ़ाना है, कैश अगर ज्यादा होगा तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, खाना खाएंगे, जॉब्स बढ़ेंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सरकार दोबारा से इन्वेस्ट करेगी, पूरी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी। तो कैश बढ़ाने के लिए, अब आप वापस थोड़ा नीचे आ जाइए, कैश बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाउन। इंटरेस्ट रेट लो इंटरेस्ट रेट आपको, अगर आप इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी,
डिक्रीज और अगर आप इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो increase. आप देखिए आई को देखिए वो कुछ नहीं कर रही है, 5-6 महीने में वो कोशिश कर रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो, इंटरेस्ट रेट कम। सी आपसे ही देखिए ना, अगर आपको कोई ये बोले कि आपको 1 CR की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, स्टूडेंट आपको लोन मिल रहा है सिर्फ 0.01% पे, तो आप में से कोई तो इसकी तैयारी करेगा? कम लोग करेंगे। 0.01% कितना हुआ? 1% की आपकी लाइबिलिटी होगी 1 लाख की, और 0.1% की होगी लाइबिलिटी 10,000 की। 1 करोड़ रुपए लोन ले लो, सिर्फ 10,000 रुपए 1 साल का आपको वो देना है इंटरेस्ट। तो आप में से सारे लोग लोन अवेल कर लोगे कि 10,000 रुपए तो मैं 1 महीने की जॉब करके मैं पे कर दूंगा, तो सारे लोग आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। लेकिन अगर आरबीआई बोले कि नहीं मैं आपको इंटरेस्ट रेट 10% दूंगा, आपको 10 लाख रुपए 1 साल के देने होंगे, कोई लोन नहीं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? अब आप देखिए कि आरबीआई क्या कर रहा है, और डिमांड को बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, कैसे गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब एक थोड़े से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं और इसको खत्म करते हैं आगे। देखिए हार्ड कोर है, ज्यादा इसमें नहीं जाना है, इतना भी समझ लो तो काम चल जाएगा आपका। ये भी बहुत है आपके हिसाब से। दूसरा आप देखिए यार, ये बड़ा सिली सा क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं कभी और बताऊंगा, आंसर कभी और दे दूंगा। सिली सा क्वेश्चन ये है कि एक बार रघुराम राजन से एक बच्चे ने पूछा था क्लास 12 के ने कि सर आप क्वेश्चन ये था कि सर हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि, मतलब उस बच्चे ने बिल्कुल अपने बच्चे के अंदाज में क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने सुना है, ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है देख सकते हैं, मैंने सुना है कि जो नोट प्रिंट करने की मशीन है उसकी चाबी आपके पास है, तो सर आप उस चाबी को ऑन ही करके रखिए और नोट प्रिंट करते रहिए और सारे गरीब लोगों में बांट दीजिए, तो गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो ये वो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि जितना ज्यादा कैश बढ़ेगा उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड, इन्फ्लेशन, यस, आप कैश बढ़ाते रहिए, डिमांड बढ़ती रहेगी। आपकी डिमांड पहले यहाँ पे थी, अब वो बढ़ती बढ़ती यहाँ पे जा रही है और बढ़ती रहेगी, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। सप्लाई इतनी है, लेकिन आप और कैश बढ़ाते जा रहे हो और कैश बढ़ाते जा रहे हो, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये जो आपका गैप है ये क्रिएट कर देगा इन्फ्लेशन। ओके सर। जब ये गैप कम होगा इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन जितना ये गैप बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। और इसका एग्जाम्पल है आपका, अगर आप बहुत ज्यादा कैश बढ़ा दोगे बिना सप्लाई को बढ़ाए, सप्लाई आप बढ़ा नहीं रहे हो लेकिन कैश प्रिंट कर करके लोगों के अकाउंट में डालते जा रहे हो, तो महंगाई बढ़ती जाएगी। कैन यू इमेजिन, कैन यू एक्सप्लेन कि इन्फ्लेशन एट मैक्स कितनी बढ़ सकती है? इफ आई से कि 10,000% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बिलीव करोगे? एक महीने में, एक महीने में, इन 1 मंथ। और 10,000% इन्फ्लेशन का प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक बर्गर 40 रुपए का मिल रहा है तो वो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 10,000, 4 लाख रुपए का आपको मिलेगा। इट इज पॉसिबल। यस सर, गॉट द पॉइंट। मैडम ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं पूरा आधे घंटे में इसको समझा सकता था बट आपको जल्दी में ही समझा दिया। ऐसा हो चुका है, ये हो चुकी है इन्फ्लेशन। अगर आप जिम्बाब्वे में जाके देखें, और या अगर आप जाके देखें कहाँ पे, सोमालिया, अभी अभी आपको दिखाता हूँ, आपको ये समझ में आएगा। ये सोमालिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो आपको ये भी समझ में आएगा, गवर्नमेंट से बार-बार बोला जाता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना कम करें, ज्यादा ना कम करें, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आपको मेरा यूट्यूब दिख रहा है? गूगल सर्च दिख हेलो, रहा है, हाँ यस सर। अब यहाँ पे एक चीज देखना, तो मान लीजिए पर्टिकुलर वीडियो थी तो ये सब इसी को देखो, समझ में आया। इसकी वॉइस छोड़ो, बस देखना, ये करेंसी है, ये ऐसे वहां पे एक्सचेंज होती है। कैन यू इमेजिन? एक वीडियो थी, जल्दी जो प्रॉपरली वहां पे रिकॉर्डेड थी उसको ढूंढने में टाइम लगता, बट ऐसा होता है सोमालिया में। वहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, और उस करेंसी प्रिंट करने का असर यही हुआ कि वहां की करेंसी की वैल्यू बहुत कम होगी। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है ना? तो अगर आप हमारे देश में भी बहुत ज्यादा देखो ना, ये देखो, ये करेंसी आप ऐसे लेके जा रहे हो, ये कैश है, तो वहां पे सोमालिया में करेंसी की वहां की कोई वैल्यू ही नहीं है। सर कैन यू इमेजिन कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है किसी देश में? सोमालिया में आ चुकी है। जी बताइए। सर सर ऐसे सिचुएशन आई थिंक सर सिर्फ सोमालिया में नहीं, आई थिंक इवन इंडोनेशिया हैज आल्सो सर फेस्ड बहुत सारे देश में आ चुकी है, रिसेंटली बिकॉज आपकी वेनेजुला में चल रही है अभी, सोमालिया में 5-6 साल पहले थी, सोमालिया में आ चुकी है, आपकी जिम्बाब्वे में आ चुकी है, जिम्बाब्वे में अब भी है, अभी वेनेजुला में चल रही है। सर हाँ, क्योंकि सर मैं खुद जब इंडोनेशिया में था तो वहाँ पे जब गया था तो वहाँ पे इट्स लाइक ब्रेड खरीदने के लिए मुझे आई मीन आई एम पेइंग 4 लाख रुपीस। ऐसी तो सिचुएशन आ सकती है। तो 40 रुपए का अगर है तो मैं 4 लाख पे कर रहा हूँ एक ब्रेड के लिए, तो उनके करेंसी में तो जी सर, जी बिल्कुल आ सकती है। सो आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं ट्राई मॉनेटरी कर सकते? पॉलिसी क्या होती है, यस सर। आपको ये समझ में आ गया, और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। वो जो पीछे का ग्राफ था, अगर डिमांड बढ़ेगी, जो 4-5 चीजें बढ़ती है उनको एक बार आप देख लेना, वो सही है। ओके, नाउ अब एक यहाँ पे एक अपडेट देख लेना, क्योंकि ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, बस ये एक डेटा है, इसमें समझाना कुछ नहीं है। हमारे देश में who decide interest rate? 2015-16 तक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था आपका आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर अलोन डिसाइड करता था खुद ही। अब इसके कुछ नेगेटिव थे, पॉलिसी बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थी। ओके, डेफिनेटली आरबीआई ऐसे डिसाइड नहीं करता था कि उसका मन कर रहा है तो एकदम वो बढ़ा दे, बट एक व्यक्ति की फिलॉसफी पे चलती थी, वो था आरबीआई का गवर्नर। तो बाद में सरकार ने अभी क्या किया, 2016 के बाद अब यहां पे डिसाइड होती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कमेटी डिसाइड करती है। पहले आप देखिए, यहां पे एक इंडिविजुअल डिसाइड करता था, सिर्फ गवर्नर, अब ये डिसाइड करती है कमेटी। तो इस कमेटी में 6 मेंबर हैं,
और इनमें से 3 मेंबर आपके आरबीआई की तरफ से हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, डेफिनेटली ऑफिसर नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट प्रोफेसर्स को अच्छे जो भी इकोनॉमिस्ट है उनको नॉमिनेट करती है। बट डेफिनेटली इस पे फिर नेगेटिव पॉइंट ये है कि आरबीआई की, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी उठाया कि आरबीआई की ऑटोनॉमी तो क्वेश्चन में आई गई, आरबीआई की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिनमें से एक आपका होता है गवर्नर और 2 और होते हैं। तो 3 लोग गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो पहले एक व्यक्ति डिसाइड करता था इंटरेस्ट रेट, आरबीआई गवर्नर जब रघुराम राजन थे, उसके बाद में अब यहाँ पे डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। इसमें मेंबर होते हैं 6। तो ठीक है, अगर आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन कुछ लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कैश को मेंटेन करना उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन था, अब आपने सरकार के 3 लोगों को नॉमिनेट करके उसकी उस फंक्शनिंग को ऑटोनॉमस नहीं छोड़ा। तो ये उसमें थोड़ी सी डिबेट थी, ठीक है। बट ये ठीक है, क्योंकि अब एक इंडिविजुअल अगर हट जाता है तो पूरी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की फिलोसफी चेंज नहीं होगी। पहले एक पर्सन गया, दूसरा गवर्नर शायद टोटली दूसरे एटीट्यूड का है, और ऐसा हुआ भी है। तो अब यहाँ पे पॉलिसी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। ओके, अभी हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट याद रखना। इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, कितनी हम इन्फ्लेशन सोचते हैं होनी चाहिए। अभी हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है सर 4% ±2, यानी कि हम 4% का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसका अपर कैप है 2% और लोअर कैप भी है 2%, यानी कि 6% अपर और 2% नीचे। तो 2% से 6% के इस बीच में हमें रखनी है और स्पेसिफिकली टारगेट करना है 4%। ये आरबीआई का मैंडेट है। और लास्ट पॉइंट इसमें RBI every month review its monetary policy, और हर महीने ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है या इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर सकता है या स्टेबल रहने देगा, कुछ नहीं करेगा। तो हर महीने आरबीआई सिचुएशन देखता है, कंडीशन देखता है, महंगाई क्या है, डिफरेंट इन्फ्लेशन इवेल्युएट करने वाले इंडिकेटर्स को देखता है और उसके हिसाब से आरबीआई यहाँ पे डिसीजन लेता है। तो आई गेस आरबीआई इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. 1-2 मिनट का टाइम है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अदरवाइज हम अगले पे चलते हैं। किसी को डाउट है तो या कोई और इससे रिलेटेड अगर लग रहा है। सर ये 4% 2% वाला बार एक बार और बता दीजिए। मैम आरबीआई 4% को टारगेट करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम 4 पे ही टारगेट कर सको। तो अपर लिमिट 2% प्लस माइनस की लिमिट है कि 2% ऊपर चले जाए कोई इशू नहीं है, 2% नीचे चले जाए कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है तो दैट्स अ इशू। ओके सर। और तो ये बाकी किसी सर को गवर्नमेंट नॉमिनेशन जो करता है 3 मेंबर्स का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नो नो नो, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है यार, वो तो पूरी तुम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन को हिला दोगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पिछला जो गवर्नमेंट का नॉमिनेशन है 2 उन्होंने डीयू के, गवर्नमेंट इवन मैंने अभी बोला है कि ब्यूरोक्रेट को भी नहीं करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी गवर्नमेंट के बड़े वही माने जाते हैं। बट अब तो गवर्नर ही ब्यूरोक्रेट बना दिया है, बट नॉर्मली इकोनॉमिस्ट को करता है नॉर्मली। ओके सर, इकोनॉमिक्स। ओके डन। किसी को इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है? नहीं।
तो आगे चलते हैं। आज के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला था वो हो गया। फटाफट मैं आपको बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा, बता रहूंगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कराऊंगा, बस समझिए जितना बताया उतना काफी है। आगे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेन जो समझाने वाला था ये आज का भी ये वाला ही टॉपिक था। अब देखना, इट्स लाइक पॉइंटर्स हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये आपकी है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी टैक्स आते हैं उनका कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, कुछ पोर्शन देती है। सर आवाज बहुत कट रही है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, जितने टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट फिर से कट को गई। देती है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। टैक्स कलेक्शन का कुछ पोर्शन आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है। कितना परसेंट देती है, हाउ मच, ये किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए कमीशन बैठता है, उस कमीशन को हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने लिखा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और अभी करंटली किस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है? वो आपका 15th फाइनेंस कमीशन। सर आपने लास्ट लाइन क्या बोली अभी जो मैंने करंटली? बोला है, वॉइस कट गई थी, अब आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए। बड़ी सिंपल सी ओके बात सर। है, ज्यादा इसमें आपको नहीं लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है उसका कुछ परसेंट तो सेंटर स्टेट में बांट देता है, कुछ परसेंट अपने पास रखता है। लेकिन कितना परसेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड नहीं करता है। ये डिसाइड करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम क्या है? फाइनेंस कमीशन। तो आजादी से लेके हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनता है। अभी जिसकी रिकमेंडेशन चल रही है वो है 15th फाइनेंस कमीशन की, अभी रिकमेंडेशन चल रही है। और इसके चेयरमैन थे एनके सिंह। सर तो ये रिकमेंडेशन होता है या रेगुलेशन होता है? ये डिसाइड करते हैं? रिकमेंड करता है। ओके। इट्स नॉट रेगुलेशन। जब ये डिसाइड करके बता रहा है तो वो रिकमेंड हो गया या डिसीजन हो गया, वो रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंस कमीशन पता होना चाहिए। क्या करता है फाइनेंस कमीशन? बताता है कितने परसेंट सेंटर को अपना टैक्स स्टेट को देना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अभी कौन से फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15। उसके चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह। खत्म। इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सब नहीं? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। ओके सर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, छोटा सा सेक्टर है, ये सेक्टर होते हैं कुछ और उनका रेगुलेटर है, आपको पता होना चाहिए। पता होगा ऑल्दो आपको। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई, वेरी गुड। स्टॉक मार्केट? सेबी। स्टॉक मार्केट का सेबी है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। टेलीकॉम? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई, बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस है। मतलब पता ही होगा, एज अ फैकल्टी मेरा बताना ये हुआ है। इसके बाद आपका ये और याद रखिए, कमोडिटी मार्केट। स्टॉक मार्केट जहां पे शेयर खरीदे जाते हैं, कमोडिटी मार्केट जहां पे कमोडिटी खरीदी जाती है, उन दोनों का रेगुलेटर आपका सेबी ही है। इसके बाद आपका
ये जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के आपका रेगुलेटर आरबीआई भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स का आपका रेगुलेटर स्टेट गवर्नमेंट भी है, और इनका रेगुलेटर आपका नाबार्ड भी है। ये तीनों है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़े जरूरी है, और उसमें एक इशू यही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स। बहुत सारे रेगुलेटर है जो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका है एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको आपका रेगुलेटर करता है मुद्रा बैंक, मुद्रा। हाउसिंग फाइनेंस, NHB, sir, National Housing Board. यस, नेशनल हाउसिंग बैंक, Oh, sir. नेशनल हाउसिंग बैंक, ये बैंक है। इंश्योरेंस आपको पता ही होगा, पता ही है इंश्योरेंस के लिए, IRDAI। बिल्कुल ठीक है। IRDAI. और बताइए एक आध कोई ऐसा सेक्टर आपको पता हो, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। एविएशन का भी है सर। DGCA, हाँ। DGCA एविएशन। Sir, so DGCI comes under वो Airport Authority of India. No, Ministry of Aviation, Director General of Civil Aviation. No, because there is a subset ना जो बोलते हैं Airport Authority of India, so that would be like वो किसके अंडर होएगा? So then that will also be Ministry of Aviation के अंदर। वो डिफरेंट है। Airport Authority of India, you can see एयरपोर्ट्स का रेगुलेटर कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है। लेकिन जहाँ पे एविएशन की बात आएगी, अगर एयरपोर्ट की रेगुलेशन को लेके कोई दिक्कत है तो यहाँ पे ये आएगा एविएशन के लिए DGCA। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, सी अभी तो हम मेनली जो आपका टिस्का प्री है, जो MCQ वाला है, उसके लिए पढ़ेंगे GD, और उसके लिए हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर क्यों जरूरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एनालिसिस वाला है, बाद में 2-3 महीने में जो जेल में आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना। और बताइए फॉरेन एक्सचेंज का फेमस है। जो भी बाकी बोल, फॉरेन एक्सचेंज का कोई रेगुलेटर हम रेगुलेट नहीं करते हैं क्योंकि अब ये फ्री है, बट इसका अगर कोई रेगुलेटर है जो ध्यान रखता है वो आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बताइए इस तरीके से कुछ और। तो पेंशन का है आपका PF। पेंशन के बहुत सारे हैं, PFRDA है। हाँ, बट द मेन इज दैट ओनली, नो सर। PFRDA आई गेस मैं यहाँ पे 1-2 वर्ड मिस कर रहा हूँ, एडिशनल लगा दिया होगा, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कोई सा सेक्टर बताइए। सर एविएशन का DGCI है या A है? आई डायरेक्टर, सॉरी DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक उसका था भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये डिजिटल पेमेंट्स का NPCI है क्या? यस, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इसने क्या बनाया, इसके 3-4 काम आप देख लीजिए। इसने एक तो रुपे कार्ड बनाया, UPI। रुपे कार्ड सुना है आपने? रुपे कार्ड, यस सर। रुपे कार्ड इसने बनाया। रुपे कार्ड किस लिए जरूरी है कभी और मैं आपको बताऊंगा। रुपे कार्ड होता क्या था ना, जब आप वीजा यूज करते हो या मास्टर कार्ड यूज करते हो
तो हर एक बैंक को अच्छा खासा इनके लिए कमीशन पे करना होता है, लेकिन रुपे कार्ड इनसे 50% चीपर है। इसलिए जब इनिशियली जन धन अकाउंट खुले थे, तो जन धन अकाउंट में आप खोल रहे हो लोगों के, तो फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट थे, तो उनको वीजा या मास्टर कार्ड दोगे तो काम नहीं चलेगा, तो उनको हमने रुपे कार्ड दिया था। तो एनपीसीआई ने रुपे कार्ड डेवलप किया है और एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया है। और हमारे देश की जो डिजिटल पेमेंट है उनको ये ध्यान रखती, ये डिजिटल पेमेंट के रेगुलेटर को लेके अभी टसल चल रही है, बट अभी आप मान लीजिए इसी को ही आप दे दीजिए एनपीसीआई को, लेकिन अभी टसल चल रही है, उसको मेंस में एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे डिजिटल पेमेंट। आगे चले, बस सर हो गया टाइम, हो गया क्या? अरे अभी तो टाइम है यार, हो गया। अभी पढ़ो, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ो, एग्जाम आ रहा है पास, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके सर। अभी मैं हूं ना, मैं मॉर्निंग में लगभग अभी मैं खुद आज ही लगभग अभी 10-12 घंटे में अपना पढ़ के आ रहा हूँ, 10-12 घंटे कम से कम मॉर्निंग से, और फिर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर 1-2 घंटे फिर पढ़ूंगा। सो आपका कंपटीशन 10-12 घंटे कम से कम बढ़ रहा है, उससे अगर आप कम पढ़ रहे हो तो फिर कंपटीशन की रेस में डिफिकल्ट है। इसमें ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को एक सर्टेन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा सर्टेन। अगर आप टाइम दोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, टाइम उतना नहीं दोगे, टैलेंट कितना भी होगा काम नहीं चलेगा। तो आपको कंपटीशन में रहने के लिए जितना कंपटीशन पढ़ रहा है पढ़ना ही पड़ेगा। 10-12 घंटे मतलब टोटली पढ़ रहे हैं, तो इतना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फुल्ली टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी डेली 5-7 घंटे निकाल रहे हैं अभी से। यू कैन इमेजिन, और जिन लोगों का कॉलेज भी है, तो भाई कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा, डिसीजन आपका है। और इसमें कुछ ऐसा डिप्रेस्ड या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश का, दुनिया का कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है, चाहे आपका पीएम हो, चाहे कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ी एमएनसीज में हो, वो 15-16 घंटे काम करते ही करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप 15 घंटे काम कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हैं। और दिक्कत यह है ना कि प्रेशर में पढ़ रहे हो, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा है। बट कोई नहीं, वो तो सबके लिए, देखो सोसाइटल इशू है, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो अब डिसीजन ले ही रखा है तो पढ़ो। आइए चलो फटाफट 15-20 मिनट में मैं ऐसे ही बहुत सारे आपको फैक्चुअल पॉइंट्स बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इनको देखते आप रहिए। वेट, आ गया। ओके, एक देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके रिलेटेड है पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जिन लोगों को समझ में ना आए तो सिंपल टर्म है, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट कंपनीज की जो शेयर है उसको जब हम किसी प्राइवेट के हाथ में देते हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या है कि 1950 से हमने सोचा था कि हमारे देश में सब कुछ गवर्नमेंट ही होगा, लेकिन 1991 में हमने पॉलिसी चेंज कर ली और हम पॉलिसी लेके आए एलपीजी। बाद में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमें प्राइवेट करना है सब चीज को। तो इसके बाद हमने बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां खोली, अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत सारी पीएसयूज थी, सरकारी कंपनीज थी, उनको हमने बोला कि इनके शेयर को हम प्राइवेट को बेच देंगे। तो हम उसमें जब शेयर को
प्राइवेट को बेचते हैं तो दो पॉलिसी यूज करते हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रेटेजिक। डिसइन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ सेल करते हैं शेयर, और 51% जो ओनरशिप होती है वो होती है गवर्नमेंट के पास, यानी कि मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास होता है। और ये जो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें हम शेयर तो बेचते ही हैं, इसमें मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, मैनेजमेंट भी प्राइवेट के पास चला जाता है। और इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप होती है सिर्फ आपकी 25% से ज्यादा। तो दो तरीके हैं, आपने सुना होगा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, दूसरा सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसको आप याद रखिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मुझे आपको वो समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझिए और इसको मेमोराइज कीजिए, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगला है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये 2 आप बार बार न्यूज में सुनते ही होंगे कि आपने सुना होगा। एक आपका हो गया रेपो रेट, और दूसरा हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये आपका आरबीआई है और ये आपके प्राइवेट बैंक है। आरबीआई बैंकों को पैसा देता है इंटरेस्ट पे। जब आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, 2 लाइन की डिक्टेशन लिखने की जरूरत नहीं है। रेपो रेट इज अ रेट ऑन विच आरबीआई लेंड मनी टू बैंक्स। सिंपल सा डायग्राम बता रहा है। अब हमने रेपो रेट को रिवर्स कर दिया, सो दिस इज अ रेट ऑन विच बैंक्स डिपॉजिट देयर मनी विद आरबीआई। तो 2 रेट आपने सुने होंगे, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को, रिवर्स रेपो रेट बैंक अपना पैसा डिपॉजिट करा रहा है आरबीआई के पास। दैट्स इट, सिंपल, आपको याद रखना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बैंक से रिलेटेड ये 2 टर्म है, आपने सुना होगा। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, एसएलआर। सीआरआर एसएलआर क्या होता है आप देख लेना। नाउ दिस इज अ बैंक। क्यों होता है ये मत समझना, बस क्या होता है ये समझ लीजिए। दिस इज अ बैंक, और यहां पे पैसा आया डिपॉजिट। बैंक को मिली डिपॉजिट, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कोई भी हो मैम। ये कस्टमर पैसा जमा करा रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखना है बैंक के पास डिपॉजिट आनी चाहिए। कैसे भी आई हो वो हमें नहीं समझना है, कैसे कहां से आई। तो बैंक के पास ये आई डिपॉजिट, लेट्स से डिपॉजिट में आए 100 करोड़। अब हमारे देश में सभी बैंकों को, व्हेन आई एम सेइंग बैंक, it means I am talking about all the bank, whether it is a private, whether it is a government, whether it is a foreign bank. I am talking about bank. Okay, so 100 करोड़ की डिपॉजिट आई, तो उसको कुछ परसेंट अपना सीआरआर में रखना होता है। अभी ये है 4%। सीआरआर का मतलब है डिपॉजिटेड विद आरबीआई। और सिंपल सी बात यह है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो भारत में सभी बैंकों को जितनी भी डिपॉजिट मिली उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, और वो कितना हो गया आपका 4% एज अ सिक्योरिटी। देखिए, इट इज अ फंक्शन अंडर रेगुलेशन।
अभी डिपॉजिटर है, आप हुए, मैं हुए, कल को हमारा पैसा बैंक लेके भाग गया तो जिम्मेदार कौन है? आरबीआई। इसलिए हम लोग जितना भी पैसा बैंकों में डिपॉजिट कराते हैं उसका कुछ परसेंट उस बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, और वो कितना परसेंट कराना पड़ता है और वो कराता क्यों है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्वेशन। तो हर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर का मतलब इतना परसेंट आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। एसएलआर क्या है? इतना परसेंट अपने पास फिक्स रखना पड़ेगा, सिक्योर रखना पड़ेगा विद इटसेल्फ। और ये है रफली अभी 18.5। अभी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा, मैं अपडेट करा दूंगा, बट उससे पहले ये 18.5 के आसपास होगा। यानी कि किसी भी बैंक को अगर 100 करोड़ की डिपॉजिट मिली है तो उसको 4% तो उसमें से आरबीआई के पास पहुंचा दिया, 18.5% अपने पास रखना है कैश, जिसको आप लोन में नहीं दे सकते, अपने पास रखना है कैश, या अदर भी है, आरबीआई बताएगा। 18 और 4 22%, 22 में से 100% में से आप घटाइए तो 77.5% एट मैक्स वो लैंड कर सकता है, एट मैक्स लैंड कर सकता है। क्लियर है? यस सर। सर जी मेरा थोड़ा नेट इशू हो गया था, मेरे को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक बार वापस बता दो। मैडम, ये डायग्राम आपको दिख रहा है? हाँ जी सर। ये आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, और ये आपकी नॉर्मल बैंक है, ठीक है? तो लोन, आरबीआई जब बैंकों को लोन पे पैसा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस रेट को रेपो। और जब बैंक अपना पैसा डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स। बस यही है। So what is repo rate? Repo rate is a rate on which RBI deposit its repo rate is a rate on which RBI lends money to banks. और यहाँ पे बैंक का मतलब है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। What are शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक? अभी और पढ़ेंगे, बैंकिंग का आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। नाउ आप सभी लोगों को किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगले 5-7 मिनट आपके हैं। एनीथिंग पिछली क्लास से रिलेटेड भी या कोई भी हो, कितना भी सिलेक्ट आउट हो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो। सर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, Yes. प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं। जी मैम, मैंने बैंक में बोल रहा हूँ तो वो कुछ भी हो सकता है। दैट मे बी अ प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक और अ फॉरेन बैंक। ओके। या बताइए किसी को और कोई डाउट हो, किसी और इशू पे पूछना है, कोई भी है। 10:10 है, 10:15 तक टाइम है आपके पास, 5 मिनट। एनी क्वेश्चन? सर आपने इसमें जो बोला था ना स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जी इसमें आपने कहा था कि गवर्नमेंट अपना शेयर और मैनेजिंग पावर भी दोनों ही प्राइवेट को हैंडओवर कर देता है, जिसमें जी। उसको 25% मिनिमम पावर हो सकता है। दैट मीन्स मैक्सिमम 49, क्योंकि 50-50 पे तो नहीं जाएगा। हमारे देश के कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉज हैं। तो जी। अगर आपको मैनेजमेंट चाहिए तो आपको 50% प्लस आपके पास शेयर होने चाहिए। और ओके। अगर आपको किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, आर्टिकल को चेंज करना है, तो आपके पास कम से कम 76% शेयर होना चाहिए। Okay. तो गवर्नमेंट क्या करता है? 25% अपने पास रखेगा। इसका मतलब है प्राइवेट के पास सिर्फ 75 रखेगा। प्राइवेट उस फर्म को चला तो सकता है लेकिन उसकी फाउंडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए 76% वोटिंग चाहिए। और जब गवर्नमेंट के पास 25 है तो प्राइवेट के पास वो नहीं रहेगी, इसीलिए 25 आता है। वाई 25, वाई 49 और 50? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा करता है कि कुछ पीएसयूज को जो बिल्कुल ही लॉस में है, गवर्नमेंट की अपनी पूरी पॉलिसी है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट मैनेज करता है कि किसमें डिसइन्वेस्टमेंट लगाएगा, सिर्फ किसमें स्ट्रेटेजिक लगाएगा। सर आप न्यूज़ में आपका वॉइस थोड़ा कट हो रहा था। व्हाट वर यू सेइंग अबाउट दैट 76% समथिंग? आई एम सेइंग दैट कि
इंडिया के अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट, Law. अगर किसी कंपनी को अपने फाउंडेशन जो बिजनेस है, जो उसका कोर बिजनेस है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ टर्म बोलते हैं उसे, अगर उसको चेंज करना है तो उसे 76% वोटिंग चाहिए, 76% शेयर चाहिए उसे वो डिसीजन लेने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 75% एट मैक्स बेचा है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के पास क्योंकि 50% से ज्यादा ओनरशिप है, मैनेजमेंट की पावर तो आ जाएंगी, लेकिन उसके पास कभी भी उसके फाउंडेशन को चेंज करने की पावर नहीं आएंगी। And sir, in disinvestment, my internet lag हो रहा था. So it is like the PSUs have the power to sell the shares, but the government management would be 51% also. या आपने जो बोला है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट आई गेस मैंने बोला कि आपने रिपीट किया होगा क्योंकि फिर आपने याद So बोला sorry, था। I was like, ओके नहीं वही disinvestment में what? सॉरी वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ और अगर आपको बताना है तो बताइए। दो मिनट और आपके पास, 1 ही मिनट बचा, बताइए कोई और डाउट हो तो। मैसेज है, मैं ये पढ़ लेता हूँ किसी बच्चे का। काइंडली रिपीट डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, ये डिसइन्वेस्टमेंट मैं अभी बता देता हूँ ये है क्या बेसिकली। ये डिसइन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ये थोड़ा मैंने जल्दी बताया शायद इसलिए आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी है। 100% शेयर इसमें गवर्नमेंट का है, बट हुआ क्या क्योंकि 100% शेयर गवर्नमेंट का है, ये इनएफिशिएंट हो गई, मेनली लॉस मेकिंग थी ज्यादातर PSU। एयर इंडिया का एग्जांपल लेते बहुत सारी थी मैंने, एयर इंडिया तो एक छोटा सा, सारी ये लॉस मेकिंग थी। तो सरकार ने कमेटी बनाई कि हम कैसे PSUs को, हम कैसे इनके मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उसको एफिशिएंट कर सकते हैं। ये थी आपकी कमेटी का, मैं नाम भूल गया, बड़ी फेमस थी, याद आ जाएगा चलो मुझे। ये मिस्टर ने बड़ा अच्छा सा सजेशन दिया, सब कुछ मत कीजिए, शेयर आप सेल कर दीजिए टू प्राइवेट। उससे क्या होगा, पहला सरकार को फंड मिलेगा, सरकार के पास तो हमेशा पैसे की कमी होती है गरीब देश में, तो कुछ पैसा मिल जाएगा अगर आपने 20% बेच दिया तो। दूसरा क्या होगा, जिस भी प्राइवेट व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वहां पे उसके शेयर बढ़ेंगे, वो मीटिंग्स में बोलेगा करेगा और कंपनी के मैनेजमेंट को रिफॉर्म करेगा। जब आप प्राइवेट को, पहले गवर्नमेंट के सारे ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं, मंत्री ने कॉल किया इसको अपॉइंट कर दो, वो अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 100 मेंबर है, उसमें से 80 गवर्नमेंट के, 20 प्राइवेट के। प्राइवेट बोलेगा इसको क्यों अपॉइंट कर, उसके पास टैलेंट ही नहीं है, टैलेंटेड व्यक्ति अपॉइंट होगा तो उसके मैनेजमेंट रिफॉर्म होगा, एफिशिएंसी आएगी। तो जब भी सरकार किसी PSU के शेयर को सेल करती है, प्रोसेस को अगर ये शेयर अप टू 50 हो तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और ये 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा कितना होगा, एट मैक्स 75 तक होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने शेयर बेचा है, यहाँ पे शेयर भी चला गया प्लस मैनेजमेंट भी चला, ये कहानी बदल गई। देखिए होता क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट पे ही बात करने के लिए अगर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अगेन 4-5 घंटे अभी पढ़ा सकते हैं,
बट मैंने आपको बहुत थोड़ी सी चीज बताई है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। हाँ, जब आप कोई थोड़ी सी चीज पढ़ते हो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो थोड़ी बोरिंग होती है। अगर मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी सुनाऊं तो इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है ना। आपको एक नेशनल पार्क याद करना है और उसकी 2 आपको स्पीशीज याद करनी है, उसकी सॉइल याद करनी है, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको पता चला कि मैं 1 हफ्ते की नेशनल पार्क की वैकेशन पे ही लेके जाऊं, आप हर स्पीसी को देख रहे हो, सॉइल को एंजॉय कर रहे हो, 2-4 उसमें मड बाथ भी ले रहे हो, तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। जिस नेशनल हाईवे से भी गए हो, आपको उस पे आप 4 घंटे से ड्राइव ही कर रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग वे है स्टडीइंग का, बट ऐसे करके आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ सो दैट हम पढ़ पाए। अदरवाइज ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा ज्यादा, जितना परमिट नहीं करता है। आई होप समझ में आया होगा अब। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आपको Thank से you, sir. कुछ और भी अगर डाउट है, क्योंकि इसका मैंने डाउट ले लिया, टाइम हो गया, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आज के लिए ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक बार दोबारा से दूसरे टॉपिक्स के साथ। अगेन किसी को भी डाउट